हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं, जो कि आधुनिक कविता यात्रा राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक पर आधारित है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें रचनाकार, रचना और प्रकाशन वर्ष पर आधारित प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि आधुनिक कविता यात्रा रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक के आधार पर उन महत्वपूर्ण रचनाकारों और रचनाओं तथा प्रकाशन वर्षों को देखें, जिससे कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं से भी सवाल आए तो आप सभी अधिकतम अंक हासिल करें, अधिकतम प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें। तो हम चलते हैं, बात करते हैं, और जैसे जैसे हम आगे इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे, मेरे उद्देश्य को आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। शुरू में ही रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यहाँ आधुनिक काल के कवियों का प्रकाशन क्रम दिया जा रहा है। उल्लेख सिर्फ प्रमुख काव्य रचनाओं का ईस्वी वर्ष के साथ है। प्रथम प्रकाशन कभी पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में है तो कहीं पुस्तक रूप में है। इस तिथि क्रम का तालमेल मूल ग्रंथ के विवेचन क्रम से है। आमतौर पर जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, एक परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से देखें तो प्रकाशन वर्ष को लेकर हमारे दिमाग में कई किताबों में अलग अलग प्रकाशन वर्ष देखने के बाद कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि सही मायने में किस पुस्तक में प्रकाशन वर्ष सही दिया गया है। वैसे तो हमारे पास पॉपुलर और वन लाइनर किताबें जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, हम उसी को प्रमाणिक मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कोशिश की है कि जो मूल किताब है, जो मूल आलोचकों की पुस्तकें हैं, उन पर आधारित वीडियो लेक्चर आपको बनाया जाए और परिचित कराया जाए कि सही मायने में प्रकाशन वर्ष क्या है। किताबों में एक से अधिक किताबों को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा इसमें हेर फेर रहता है, फिर भी बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं है। जहाँ पर रहेगा मैं उसको इंडिकेट कर दूंगा। तिथि क्रम को ध्यान में रखते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बता ही दिया कि कुछ जो प्रकाशन वर्ष हैं, कभी कभी पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हुई तो उसके आधार पर आ गई हैं, और कभी पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई तो उसको यहाँ पर आधार बना लिया गया। तो इस वीडियो लेक्चर को इसी दृष्टिकोण से आप लोग देखिए कि कौन कौन सी प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं कौन सी हैं और उनके प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, चलते हम बात करते हैं पहले कवि के ऊपर, जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 में हुआ और निधन 1885 ईस्वी में। इन्होंने शुरुआत की ब्रज भाषा काव्य से। इनकी जो पहली रचना यहाँ पर दिख रही है, भक्त सर्वस्व, जिसका प्रकाशन 1870 में हुआ। प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876-77, सतसई सिंगार 1875 से 78 के बीच में, मधु मुकुल 1881। तो आप ध्यान में रखिए कि जब भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम कवि के रूप में देखेंगे तो भक्त सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग जैसी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो कि ब्रज भाषा काव्य में। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उत्तरार्ध भक्तमाल, यानी कि भक्तमाल पहले भी नाम से कवियों ने लिखा है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा उत्तरार्ध भक्तमाल। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि यह भारतेंदु की रचना है 1876। सतसई को आधार बनाकर बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। ठीक है, जैसे बिहारी सतसई काफी फेमस रही है, लेकिन यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एक सतसई नाम से रचना की है, जिसका नाम है सतसई सिंगार। परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जिसने सतसई लिखा है और कौन सा है नहीं लिखा है। इसी टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र भी सतसई नाम से रचना की। इसके बाद यहाँ पर एक रचना है मधु मुकुल। तो उम्मीद है कि ब्रज भाषा काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी रचनाएं हैं, भक्त सर्वस्व से लेकर मधु मुकुल तक की रचनाओं को आप प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से देख लिए होंगे। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी और लावनी छंद में। जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो उसमें एक सवाल आया हुआ था, कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लावनी छंद में किया है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि खड़ी बोली में उनकी जो रचना है फूलों का गुच्छा, जिसका प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ था। फूलों का गुच्छा प्राय ये रचना परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। ध्यान में रखिए कि फूलों का गुच्छा जब भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली में लिख रहे थे, उसी समय उपन्यासों में परीक्षा गुरु लिखा जा रहा था। तो इस तरीके से कोरिलेट करके एक दूसरे से जोड़कर जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। आप अपने दिमाग पर बहुत प्रेशर नहीं महसूस करेंगे कि हमें रचनाएं याद नहीं। आपने देखा कि बात मैं कविताओं पर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे ही सन देखा तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि इसी सन में परीक्षा गुरु का भी प्रकाशन है। तो ध्यान में रखिए कि खड़ी बोली लावनी छंद में फूलों का गुच्छा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता संग्रह लिखा था। इसके बाद ब्रज भाषा में कुछ स्फुट रचनाएं उन्होंने की, जिसमें नाम है प्रबोधिनी, जिसका प्रकाशन सन 1874 में हुआ। इसके बाद हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान दिया था सन 1877 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। विजयनी विजय पताका या वैजयंती नाम से उन्होंने एक कविता संग्रह निकाला, जो कि सन 1882 में प्रकाशित हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और इन रचनाओं में से प्राय सवाल पूछे जाते रहे हैं। इनको बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए, अपने नोटबुक पर आप लिखते रहे। हालांकि मैं जितनी चीजों पर बात कर रहा हूं वो सारी चीजें आपके लिए नई नहीं है, इससे पहले भी आप अन्य किताबों में पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये एक तरीके से सार संग्रह के रूप में देखिए कम समय में हम कैसे उसका अध्ययन या फिर रिवीजन कर सकते हैं। अगले कवि हैं श्रीधर पाठक, जिनका जन्म 1860 में और निधन 1928 ईस्वी में हुआ। श्रीधर पाठक की शुरुआत अनुवाद माध्यम से होती है। इन्होंने शुरू में अनुवाद करने की कोशिश की, गोल्ड स्मिथ के अनुवाद किए। हो सकता है कि परीक्षा में पूछा जाए कि श्रीधर पाठक ने किसका अनुवाद किया है, किस लेखक का या फिर कवि का अनुवाद किया है रचनाओं का। गोल्ड स्मिथ, तो गोल्ड स्मिथ को बिल्कुल ध्यान में रखिए। किन किन रचनाओं का अनुवाद किया? एकांतवासी योगी सन 1886 ईस्वी में, उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी में, श्रांत पथिक 1902 ईस्वी में। ये तीन महत्वपूर्ण अनुवाद श्रीधर पाठक ने किए हैं। क्रमशः उन अनुवादों का नाम है हर्मिट, डेजर्ट विलेज, ठीक है, हर्मिट, डेजर्ट विलेज, ट्रेवलर। इनका अनुवाद उन्होंने किया। क्रमशः एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक। आप देखेंगे कि उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में रचनाएं खड़ी बोली में। तो ये यहां पर ध्यान में रखना है कि कौन सी रचना का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है श्रीधर पाठक ने और बाकी का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। तो ये माइनर जो अंतर है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तमाम किताबें आप पढ़ेंगे, याद भी कर लेंगे, लेकिन जब आप चीजों को समझकर, सोचकर, चिंतन करेंगे तो आपके दिमाग पर बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा। चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। तो उम्मीद है कि श्रीधर पाठक, जिनकी शुरुआत अनुवादों से हुई, कौन कौन से उन्होंने अनुवाद किए, किनकी रचनाओं का अनुवाद किए, वो जो अंग्रेजी में रचनाएं थी उनके क्या नाम थे, ठीक है, और श्रीधर पाठक ने अनुवाद किन भाषाओं में किया, खड़ी बोली और ब्रज भाषा में, और किस रचना का अनुवाद ब्रज भाषा में किया और किसका खड़ी बोली में किया, ये बिल्कुल आप समझ गए। आगे हम चर्चा करते हैं इनकी और अन्य रचनाओं पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह ही श्रीधर पाठक ने भी कुछ स्फुट रचनाएं की। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक विशेषण लगाया जा रहा है कविताओं के पहले, मतलब बीच बीच में ये स्वतंत्र रूप से भी कविताएं लिखा करते थे, अनुवाद इत्यादि करते थे, क्योंकि ये शुरुआती दौर के लेखक कवि रहे हैं। तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां थी कि संस्कृत से, अंग्रेजी से, बांग्ला से, इन सब का भी अनुवाद करना था, ठीक है। फिर भी उसमें कुछ मौलिक कविताएं लिखा करते थे, जिनको कि स्फुट कविताएं यहाँ पर नाम दिया गया। श्रीधर पाठक ने लिखा जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी में, काश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में, जॉर्ज वंदना 1912 ईस्वी में, श्री गोखले प्रशस्ति 1915 ईस्वी में, सांध्य अटन 1918 ईस्वी। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी रचनाओं का नाम दिया गया है, अगर आप प्रैक्टिस सेट बुक खरीदे होंगे, पुराने प्रश्न पत्रों को देखे होंगे, तो इन रचनाओं को भी वहां पर आपने देखा होगा कि पूछी गई है कि सांध्य अटन किसकी रचना है, काश्मीर सुषमा किसकी रचना है, जगत सच्चाई सार किसकी रचना है, प्राय परीक्षाओं में पूछी गई। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सन 1912 में जॉर्ज वंदना और 1915 में गोखले प्रशस्ति नाम से
श्रीधर पाठक ने कविताएं लिखी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1912 ईस्वी में वायसराय जॉर्ज पंचम जो कि आए हुए थे दिल्ली में, और बाद में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन भी हो गया, तो उनकी वंदना किया यहाँ पर। और गोखले प्रशस्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत वापस आए थे सन 1915 ईस्वी में, और उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये कहीं ना कहीं जो लेखक है अपने समय के राजनीति को भी अच्छे से समझ रहे थे और उन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया। तो मेरे द्वारा बताई गई स्टोरी आपके दिमाग में बैठ गई होगी, और जैसे ही जॉर्ज वंदना, श्री गोखले प्रशस्ति इत्यादि आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये श्रीधर पाठक ने लिखा था। बाकी रचनाओं के बारे में आप देखिए। आगे चर्चा करें राम नरेश त्रिपाठी के ऊपर, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में और निधन 1962 ईस्वी में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी की खास विशेषता अगर कविताओं के क्षेत्र में देखें तो उन्होंने खंड काव्य लिखा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिलन, पथिक, स्वप्न किस प्रकार की कविताएं हैं, महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि राम नरेश त्रिपाठी की जितनी भी कविताएं हैं सब खंड काव्य। बिल्कुल आपके दिमाग में किसी भी तरीके का संदेह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी ने जो खंड काव्य लिखे हैं उसमें पहला है मिलन जो कि 1917 में प्रकाशित हुआ, पथिक 1920 में, स्वप्न 1929 में। मिलन, पथिक से फिर इसके बाद स्वप्न, तो ये तीनों रचनाएं जो हैं खंड काव्य में हैं राम नरेश त्रिपाठी की। आगे बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी। हालांकि महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम आलोचक और निबंधकार के रूप में विशेष तौर पर जानते हैं। इनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ और निधन 1938 ईस्वी में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया इन्होंने सन 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक, यानी कि 17 वर्षों तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो सरस्वती पत्रिका से संबंधित परीक्षाओं में प्राय सवाल पूछे जाते रहे, तो इसको ध्यान में रखें। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के क्षेत्र में भी काम किया, जिसमें उन्होंने कुमार संभव सार नाम से 1902 में कविता लिखा, कविता कला सन 1909 में लिखा। यहां पर आप देख रहे हैं जो कुमार संभव सार लिखा हुआ है, इससे पहले कुमार संभव नाम से कालिदास ने रचना लिखी थी। तो कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कुमार संभव से प्रभावित हैं। उन्होंने कुमार संभव सार लिखा है सन 1902 में, कविता कलाप लिखा सन 1909 ईस्वी। प्राय कविता कलाप परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध इनका उपनाम है। हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ और निधन 1947। देख रहे हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो हरिऔध का निधन हो गया। अगर इनकी कविताओं के बारे में चर्चा करें तो जो इस पुस्तक में दी गई कविताएं थी उन्हीं को मैंने यहां पर रखा हुआ है, अपने से कुछ नहीं जोड़ा है। काव्य के रूप में प्रिय प्रवास जिसका प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, तो ये 4-5 रचनाएं इस बुक में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम पर दी गई थी। यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से प्रिय प्रवास का नाम इंपॉर्टेंट, तो इसका प्रकाशन वर्ष बिल्कुल ध्यान में रखें। बाकी आप प्रिय प्रवास के बारे में जानते हैं कि खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य है, कुल 17 सर्ग हैं, राधा कृष्ण को आधार बनाकर ये महाकाव्य लिखा गया है। ये क्या है? महाकाव्य। इसके अलावा कई बार परीक्षाओं में वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे इत्यादि भी पूछे जाते रहे। आगे बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त के ऊपर। मैथिली शरण गुप्त जिनका जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ और निधन 1964 ईस्वी में हुआ। इनकी कविताओं के बारे में चर्चा करें तो ढेर सारी कविताएं मैथिली शरण गुप्त ने लिखी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से और जो परीक्षा का पैटर्न है उसके आधार पर केवल 4-4 रचनाओं को एक जगह हमने क्रम से रखने का प्रयास किया है, ताकि अगर ये रचनाएं क्रम के अनुसार पूछ ली जाए तो आपको ज्यादा दिक्कत न हो। इसी तरीके से आप अन्य कवियों, लेखकों, आलोचकों की रचनाओं को 4-4 के क्रम में रखकर तैयार कीजिए, तो आपको ज्यादा प्रेशर महसूस नहीं होगा। मैथिली शरण गुप्त के अगर काव्य संग्रहों पर चर्चा करें तो जयद्रथ वध
उन्होंने 1910 में लिखा। भारत भारती 1912 ईस्वी में, पंचवटी 1925 ईस्वी में, साकेत 1932 ईस्वी में। अब कई पुस्तकों में आप देखेंगे कि साकेत की जो रचना है सन 1931 ईस्वी में दी गई है, और अपना अनुभव और अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों के अनुभव से मैं बताऊं कि परीक्षाओं में प्राय इसका सही आंसर जो है 1931 ईस्वी ही माना जाता है। ठीक है, फिर भी इस बुक में दिया है 1932 ईस्वी। तो ये क्या है, ये है यहाँ पर कंट्राडिक्शन। इसको आपको स्टार करके अपने नोटबुक में रखना पड़ेगा। आप 1931 को भी ध्यान में रखिए, 1932 को भी ध्यान में रखिए। ठीक है ना। कुछ ही ऐसी रचनाएं जिनके प्रकाशन वर्ष को लेकर थोड़ा सा द्वंद है, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है, क्योंकि शुरू में ही रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिख दिया है कि कुछ ऐसी रचनाएं जो कि पहले पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, बाद में पुस्तक के रूप में हुई। तो इसलिए जो उनके प्रकाशन वर्ष को लेकर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन पूरी तालमेल के साथ उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो आप याद रखिए, मैथिली शरण गुप्त ने शुरुआत की जयद्रथ वध से सन 1910, 1912 भारत भारती, 1925 पंचवटी, साकेत 1931-32। आगे इनके और रचनाओं के बारे में देखते हैं। यशोधरा 1932 ईस्वी, नहुस 1940, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। तो यहां पर भी आप देखिए कि 4 का ही मैंने कलेक्शन किया है। अगर इनको क्रम से पूछ दिया जाएगा कि यशोधरा, नहुस, जय भारत, विष्णुप्रिया का सही क्रम क्या है, तो आप तुरंत ध्यान में रख लिए होंगे। यशोधरा 1932, नहुस 1940, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। आगे और देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। इन्होंने अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए कुछ अनुवाद काम भी किया, अनुवाद कार्य किया है, जिसमें प्लासी का युद्ध सन 1914 ईस्वी में, मेघनाद वध 1927 ईस्वी में, उमर खय्याम की रुबाइयां 1931 ईस्वी में इन्होंने अनुवाद किया है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि मैथिली शरण गुप्त के कौन सी रचनाएं मूल रूप से काव्य हैं और कौन सी रचनाएं जो कि अनुदित हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान में रख रहे होंगे। आगे देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में और निधन 1968 ईस्वी में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें हिम किरीटिनी, जिसका प्रकाशन सन 1941 ईस्वी में, हिद तरंगिणी, जिसका प्रकाशन सन 1948 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों रचनाएं प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हिम किरीटिनी 1941 और उसके 7 साल बाद हित तरंगिणी नाम से 1948 में माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा। इसके अलावा इन्होंने माता नाम से कविता लिखी, जिसका प्रकाशन सन 1951 में हुआ था। तो ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। इसके बाद कुछ रचनाएं पुष्प की अभिलाषा, ये तो कविता शीर्षक का नाम है, तो प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती है। और बाकी जो फैक्चुअल जानकारियां होंगी माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, वो विस्तार से आप किताबों में पढ़ रहे होंगे। मेरी कोशिश यहाँ पर यही है कि आपको केवल कवियों की जो प्रमुख रचनाएं जो कि प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती है, उन्हीं से परिचय कराया जाए, उनके प्रकाशन वर्ष के बारे में बताया जाए। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1890 में हुआ और निधन 1937 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद ने शुरुआत में ब्रज भाषा में कविताएं लिखने का प्रयास किए थे। उन कविताओं का नाम था चित्राधार। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि चित्राधार किस प्रकार की कविता है। तो ब्रज भाषा में लिखित कविता है, जिसका प्रकाशन सन 1918 ईस्वी में हुआ था। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि चित्राधार जब भी बोला जाए तो आपके दिमाग में ब्रज भाषा आ जानी चाहिए। इसके बाद सन 1914 ईस्वी में ब्रज भाषा में ही, बल्कि सन 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में ही प्रेम पथिक नाम से जयशंकर प्रसाद ने कविता लिखी थी, जो कि ब्रज भाषा में थी। बाद में इसका खड़ी बोली में रूपांतरण किया गया सन 1914 ईस्वी में। तो इन 2 रचनाओं को, शुरुआत की 2 रचनाओं को ध्यान में रखिए। पहले प्रेम पथिक यहाँ पर है, दूसरे नंबर पर चित्राधार है। ये दोनों रचनाएं शुरू में ब्रज भाषा में थी, बाद में प्रेम पथिक को सन 1914 ईस्वी में खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये तो शुरुआती दौर की रचनाएं रहे हैं जयशंकर प्रसाद की। लेकिन बाद में जो मूल रूप से खड़ी बोली में रचनाएं की गई हैं, उनके 4 पार्ट को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, 4 के ग्रुप में रखा है। ठीक है, जिसमें कि झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 ईस्वी में आपको कई जगह किताबों में दिखाई पड़ेगा, कामायनी 1935 में दिखाई पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि इन दोनों रचनाओं को लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं।
लेकिन सर्वमान्य तरीके से आप देखेंगे, चाहे वो आयोगों द्वारा माने गए उत्तर हों, चाहे कुछ किताबें जो कि ज्यादातर बच्चों के पास होती हैं, वो इस तरीके से इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को लेकर विद्यार्थियों में फिक्स कर देती हैं कि इसका प्रकाशन कब हुआ है। तो आप देखेंगे कि नगेंद्र इत्यादि की किताबों में या फिर जो वन लाइनर किताबें हैं उनमें लहर का प्रकाशन वर्ष 1933 दिया है, कामायनी का 1935 दिया है। लेकिन आधुनिक कविता यात्रा और रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें 1935 1937 दिया है। तो इसको क्या करना है, घबराना नहीं है कि अब मैं क्या करूं, 1933 मैंने याद कर लिया था तो अब मैं क्या करूं, रोना गाना नहीं है। इसको आपको स्टार बनाकर इंडिकेट करना है। ये सब को ध्यान में रखना है कि इनका प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में पहले हुआ, लेकिन जब पुस्तक के रूप में आई तो बाद में। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके प्रकाशन वर्ष को लेकर आलोचकों में मतभेद है, विद्वानों में मतभेद है, उसको इंडिकेट मैं कर दे रहा हूं। ये भी एक तरीके से नई जानकारी है। ठीक है, तो ये चीज है। नहीं तो कई बार बच्चे कमेंट्स करने लगते हैं कि सर फलाना वाली बुक मेरे पास है, उसमें ये चीज बताई जा रही है, आप कोई चीज बता रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही बता दिया है कि इस बुक को मैंने आधार बनाया है। ये भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप विवाद की स्थिति में होंगे तो उसको आप साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इनका क्रम तो सही है, लेकिन प्रकाशन वर्ष को लेकर थोड़ा थोड़ा यहां पर डाउट क्या है, मतलब दो रचनाओं के बारे में मैंने बताया कि अलग अलग कई किताबों में दिखती। यहां पर देखिए एक नई जानकारी आपको मिलेगी, कामायनी का पांडुलिपि संस्करण सन 1971 में प्रकाशित हुई। ये एक नई जानकारी है। मूल रूप से कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उसको मैं 35 और लहर को 33 ही याद करके रखिए आप, तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि परीक्षाओं में इन्हीं प्रकाशन वर्षों को सही माना गया है। बाकी जानकारी के लिए 1935-37 भी ध्यान में रखिए। आगे देखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म सन 1899 ईस्वी में हुआ और निधन 1961 ईस्वी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पहली रचना है अनामिका प्राचीन, यह इसका मतलब है कि अनामिका नाम की और रचना बाद में आपको देखने को मिलेगी। अनामिका जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ, परिमल 1929, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई किताबों में परिमल 1930 दिया हुआ है और तुलसीदास 1937 दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि एक वर्षों का इधर उधर फेर फेर हुआ है। तो इनको स्टार करके आप जरूर लगाइए, क्योंकि मैं जो आपको फैक्ट्स यहाँ पर बता रहा हूं वो कोई गाइड इत्यादि नहीं है, बल्कि फेमस आलोचक की पुस्तक के आधार पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो क्रम तो बिल्कुल सही है कि पहले अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है। दिक्कत कब होगी, जब पार्टिकुलर रचना को केंद्रित करके सवाल पूछा जाएगा कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है, वहां पर ये जो दो प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं उनको लेकर कंफ्यूजन हुई। हालांकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, होते भी हैं तो कई बार वो विवाद के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्रम देखिए कि अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, क्रम आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा। आगे देखते हैं अनामिका नवीन, जैसा कि मैंने बताया कि अनामिका प्राचीन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यहाँ पर अनामिका नवीन 1938 में आप देख रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए। इसके बाद कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946। तो ये प्रमुख रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, जिनको कि हमने 4-4 के ग्रुप में रखा हुआ है ताकि क्रमानुसार प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से आए तो आप बिल्कुल वहां पर सही कर लें। आगे देखते हैं अन्य रचनाएं उनकी। नए पत्ते, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गूंज 1954, कांध कांकली जो कि निराला के मरने के बाद प्रकाशित हुई 1969 में, और निराला का निधन कब हुआ, 1961 ईस्वी में, जिसका कि मैं अभी जिक्र किया था। तो उम्मीद है कि जब मैं आप कुछ बता रहा हूं तो आपके दिमाग में सतह दर सतह ये जानकारियां बैठती जा रही होंगी। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले पढ़े भी होंगे, लेकिन जब मैं बता रहा हूं कि सांध काकली 1969 में प्रकाशित हुआ, निराला का निधन 1961 में हुआ, तो उनके मरने के बाद कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निराला के मरने के बाद उनकी मृत्यु के उपरांत कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी, तो सांध काकली को ध्यान में रखिए। बाकी नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गूंज कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, क्रम के अनुसार भी और पार्टिकुलर रचना के दृष्टिकोण से भी। गीत गूंज
बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये निराला द्वारा लिखी गई कविता, पूछी गई, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुकी है। निराला के जन्म वर्ष को कई विद्वानों ने सन 1896 ईस्वी माना हुआ। यहाँ पर उन्होंने इंडिकेट किया रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, जबकि हमने बताया 1899 ईस्वी में, जो कि सर्वमान्य है, लेकिन कुछ विद्वान है जो कोई 1896 भी मानते हैं। तो ये जानकारी के लिए बस ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, अगले कवि के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म 1900 में और निधन 1977 में हुआ। इनके कविताओं के बारे में बात करें, देख रहे हैं कि 4 का ग्रुप बनाया हूं। पल्लव, जिसका प्रकाशन वर्ष 1926 में, वीणा 1927, गुंजन 1932, युगांत 1936। अब यहां पर आप देखेंगे कि कई किताबों में पल्लव का जो प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी दिया हुआ है, जिसको कि छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, और इस बुक में दिया है 1926 ईस्वी। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें भी उन्होंने क्लियर नहीं लिखा है, घुमा फिर कर लिखा है कि वीणा के बाद ये रचना आई तो पल्लव के बाद ये आई। ग्रंथि का उल्लेख यहाँ पर होना चाहिए था, जिसका प्रकाशन सन 1920 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस बुक में जो भी रचनाएं दी गई हैं उन्हीं को मैंने लिया है, अपने से कुछ जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। हाँ, बस मैंने एक ही चीज यहाँ पर परिवर्तित किया है कि जब बुक आप देखेंगे तो देवनागरी लिपि का, जो हिंदी में जो अक्षर लिखे रहते हैं, जैसे कि पहले जमाने में आप पढ़ते थे इस तरीके से 1926 लिखना है तो ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। उसी को मैंने अंतरराष्ट्रीय हिंदी में अंग्रेजी में लिख दिया, ताकि आप लोग वर्तमान समय में उसको परिचित हो जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कई बच्चे ये वाली गिनती भूल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखें कि पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, क्रम तो इनका बिल्कुल सही, लेकिन प्रकाशन वर्ष को लेकर कुछ रचनाओं में अलग अलग है, कुछ किताबों में अलग अलग आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगली रचनाएं जो है, युगवाणी, जिसका प्रकाशन 1939 में, ग्राम्या 1940 में, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947। तो आप देख रहे हैं कि स्वर्ण से जुड़ी हुई जितनी रचनाएं सब 1947 में हुई है, ठीक है। आगे बात करें और जो रचना है पंत की, युगपथ 1949 में, उत्तरा 1949 में, अतिमा 1955 में, वाणी 1958 में। आप देखेंगे जब सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को आप सीरियसली देखेंगे गंभीरता से, तो उन्होंने लगभग कुछ मिलती जुलती, उन्होंने वीणा नाम से लिखा, उन्होंने युग वाणी नाम से लिखा, फिर उन्होंने वाणी नाम से लिखा। लगातार आप देख रहे हैं कि मिलती जुलती रचनाएं, ये सब पंत की हैं, लेकिन इनका प्रकाशन वर्ष अलग अलग है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को अच्छे से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि किताबें आप पढ़ते होंगे, लेकिन जब कोई आपको बताता है तो चीजें दिमाग में अलग तरीके से बैठती। तो बिल्कुल ध्यान में रखें कि युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी का प्रकाशन कब हुआ है, और कुछ मिलती जुलती जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष कब। आगे पंत की और रचना है, जिसमें कला और बूढ़ा चाँद 1959 ईस्वी में, लोकायतन 1964 में, सत्यकाम 1975 में, ठीक है। तो लोकायतन को महाकाव्य माना जाता है इनका, ठीक, और कला और बूढ़ा चाँद पर इनको पुरस्कार भी मिला था, तो इसको ध्यान में रखिए। इसके अलावा लोकायतन 1964 में, जो कि गांधी की जीवनी पर है, ये चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। चिदंबरा इत्यादि भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर इस बुक में उसका उल्लेख नहीं किया गया, जो है उसी को मैं बात करता हूं। आगे चर्चा करता हूं कि कुछ नाटकों और काव्य नाटकों के बारे में, पंत की रचनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया बुक में, जिसमें ज्योत्सना 1934 ईस्वी में, रजत शिखर 1952 में, शिल्पी 1952 में। तो अगर स्वतंत्र रूप से पूछ लिया जाए कि ज्योत्सना किसकी रचना है, रजत शिखर किसकी रचना है, शिल्पी किसकी रचना है, तो ये सब सुमित्रा नंदन पंत की। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा के। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 में हुआ, निधन 1987 ईस्वी में। इनकी रचनाएं कम है अपेक्षाकृत अन्य छायावादी कवियों के अपेक्षा। महादेवी की पहली जो रचना है, निहार 1930 ईस्वी में, रश्मि 1932, नीरजा 1934, चांद गीत 1936, दीप शिखा 1942। तो कुल 5 इनके काव्य संकलन है, जिनको कि हमने एक ही जगह रख दिया है। तो आप ध्यान में रखिए, नीर, निशा, दीप,
या फिर शिखा, नीर निशा दीप शिखा। तो इसको आप इस तरीके से क्रम से याद कर सकते हैं और इनका प्रकाशन वर्ष भी आप देख ले रहे हैं। आगे बात करें तो महादेवी वर्मा ने भी अपने समकालीनों की तरह ही ब्रज भाषा में कुछ कविताएं लिखना शुरू किया था, जिसमें कि नाम है प्रथम आयाम, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली में आरंभिक काव्य। बाद में इसका प्रकाशन हुआ सन 1984 ईस्वी में। हो सकता है कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि प्रथम आयाम नाम से किसने कविता लिखी या फिर किस भाषा में लिखने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा 1984 में इसका प्रकाशन। रामचंद्र शुक्ल अगले कवि के तौर पर हैं। आपके दिमाग में तुरंत ये बात कौंध गई होगी कि रामचंद्र शुक्ल को तो हमने आलोचक के तौर पर देखा था, निबंधकार के तौर पर देखा था, लेकिन ये कवि के रूप में भी यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जिनका जन्म 1884 ईस्वी में और निधन 1941 ईस्वी में हुआ, इनकी कविताओं का संकलन है मधुस्रोत। मधुस्रोत नाम से इन्होंने कविता लिखा था, जिसका प्रकाशन बाद में चलकर उनके निधन के बाद सन 1971 ईस्वी में हुआ। तो अगर परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि मधुस्रोत कविताओं का संकलन किस कवि का है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये रामचंद्र शुक्ल का है। हो सकता है कि प्राय आपको लगे कि रामचंद्र शुक्ल ने कोई कविता इत्यादि नहीं लिखी है, लेकिन जो बच्चे पुराने समय से तैयारी कर रहे होंगे, लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, कई बार परीक्षाओं में बैठ गए होंगे, उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको भी ये जानकारी मिल गई होगी। मधुस्रोत नाम से रामचंद्र शुक्ल ने कविता लिखी थी। आगे बात करते हैं भगवती चरण वर्मा। आपने भगवती चरण वर्मा का उपन्यास में और कहानी इत्यादि में नाम देखा होगा ज्यादातर, लेकिन कविताओं में भी इन्होंने कुछ काम किया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि प्रेम संगीत 1937 में प्रकाशित हुआ, मानव 1940 में। तो ये दो ऐसी रचनाएं हैं जो कि भगवती चरण वर्मा की, और इनकी एक खास पंक्ति परीक्षा में पूछी जाती है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कभी यहाँ कभी वहां धूल उड़ाते चलते रहे। इस टाइप से कविता है, आप संकेतों को समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं राम कुमार वर्मा के बारे में। राम कुमार वर्मा जिनका जन्म 1905 में और निधन 1990 में हुआ। इनकी कुछ यहाँ पर रचनाएं हैं। अंजलि, जिसका प्रकाशन 1930 में, चित्ररेखा 1935 में, एकलव्य 1958 ईस्वी में। अंजलि, चित्ररेखा, एकलव्य राम कुमार वर्मा से संबंधित। आगे देखते हैं हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में हुआ और निधन 2003 में हुआ। हरिवंश राय बच्चन ने खय्याम की मधुशाला, कई बार पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन किससे प्रभावित थे, तो यहाँ पर देख रहा है उमर खय्याम यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन बुक में लिखा गया था खय्याम की मधुशाला, जिसका प्रकाशन 1935 में। मधुशाला 1935, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938। एक इनकी और रचना है मधुबाला, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिए। बाकी मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, उनके प्रकाशन वर्षों को आप भी ध्यान में देख लिया। इसके अलावा एकांत संगीत नाम से 1939 में लिखा, सतरंगिनी 1945, मिलन यामिनी 1950, आरती और अंगारे 1958। तो हरिवंश राय बच्चन की जितनी भी रचनाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, सारी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। काफी इंपॉर्टेंट कवि के तौर पर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। वो एक खास वाद से भी जुड़े हुए थे, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। अगर कोई इस वीडियो लेक्चर को सीरियसली देख रहा होगा तो कमेंट्स कर आप बताइए कि किस वाद से जुड़े हुए थे हरिवंश राय बच्चन। चलते हैं आगे, बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर, जिनका जन्म 1908 में हुआ, निधन 1974 ईस्वी में। दिनकर की रचनाओं को हमने 4-4 के ग्रुप में यहाँ पर रखा हुआ है। रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 ईस्वी में। इसके बाद और रचनाओं को देखते हैं। उन्होंने लिखा दिल्ली नाम से कविता 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी में। आगे बात करें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनका जन्म 1911 में हुआ और निधन 1987 ईस्वी में। अज्ञे ने कई कविता संग्रह प्रकाशित करवाया है और काफी, अगर देखा जाए, प्रयोगवाद और नई कविता में इनका अहम रोल रहा है, ठीक है। तो इनकी भी रचनाओं को हमने ग्रुप में रखा हुआ है, जिसको कि आप याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं।
भग्नदूत 1933 ईस्वी में, चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 में, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका क्रम आप ध्यान में रखें, प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान में रखें। आगे बात करें, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनु रौदे हुए ये 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में लिखा। तो 4-4 का ग्रुप बनाया गया है और प्रकाशन वर्ष क्रम आप देख लिए। इसके बाद कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1970 में, सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1974 में। आगे हिंदी कविता में ऐसे कवि हैं जिनसे परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो कविताओं के नाम पर, चाहे तार सप्तकों के नाम पर, चाहे प्रवर्तक के तौर पर। आगे से सवाल रहना ही रहना है। अगर सवाल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आगे से सवाल ना हो। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किस कविता है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, कितनी नावों में कितनी बार इत्यादि आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है ना। तो जो यूनिक टाइप के नाम दिख रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए अपने बुक में और ध्यान रखिए। इसके बाद आगे की कुछ अन्य और रचनाएं हैं। महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बांक पर छाया 1981 में, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 में। ये जो तीनों रचनाएं हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हैं, खूब पूछी गई हैं, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं इस पे। आगे बात करें तो आगे ने प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, अंग्रेजी में इन्होंने कविता लिखी 1946 में, इसका प्रकाशन हुआ। यानी कि जब वो जेल में बंद थे उस दौरान जो कविताएं उन्होंने लिखी थी उसको हिंदी में नहीं लिखा बल्कि अंग्रेजी में लिखा। 1946 में इसका प्रकाशन हुआ। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि बहुत सारे संपादन भी किए। सबसे मुख्य जो संपादन उनका यही है कि तार सप्तकों का संपादन किया, जिसमें कि 4 तार सप्तकों का संपादन किया। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। तो ये 4 सप्तक हैं और 4 सप्तकों का यहाँ पर प्रकाशन वर्ष आपको दिख गया होगा। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसके क्रम को ध्यान में रखिए। बाकी अज्ञे किस सप्तक से संबंधित थे तो वो तार सप्तक से जुड़े हुए थे। जब तार सप्तक के कवियों का आप देखेंगे संकलन तो इसमें अज्ञे का नाम, ठीक है। बाकियों का संपादन इन्होंने किया लेकिन मुख्य रूप से इनकी भूमिका तार सप्तक में रही। आगे बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म 1917 में और निधन 1964 में। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक से जुड़े हुए थे। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का संबंध किस सप्तक से था, तो आप जानते हैं कि तार सप्तक से था। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा सप्तक निकला। यहाँ पर कोई अंक विशेषण नहीं दिया हुआ है, इसका नाम ही तार सप्तक है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का संबंध तार सप्तक से था। 1943 में इनकी कविताएं उसमें प्रकाशित हुई। और इनकी जो अगली रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में, ठीक है। एकमात्र इनकी खास जो रचना है जिसकी वजह से मुक्तिबोध जाने जाते हैं तो ये काव्य संग्रह। बाकी अंधेरे में एक कविता है, बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखा है, लेकिन मुक्तिबोध का जो काव्य संग्रह है वो चांद का मुंह टेढ़ा है में ये सारी कविताएं संकलित हैं। बाद में रचनावली इत्यादि भी आई हैं, उसमें इनका संकलन है। तो ध्यान में रखिए कि चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद कुछ आलोचक आए जिन्होंने की प्रतिनिधि कविताएं नाम से मुक्तिबोध की कविताओं को संकलित किया। आमतौर पर आप जब भी बुक शॉप पर जाते होंगे, बुक फेयर में जाते होंगे, तो इस तरीके से प्रतिनिधि कविताएं, प्रतिनिधि कहानियां, प्रतिनिधि निबंध, प्रतिनिधि उपन्यास करके ये सब छोटी छोटी किताबें आपको देखने को मिलती। उसी तरीके से अशोक वाजपेयी जो कि प्रतिनिधि कविताएं मुक्तिबोध पर निकाले, का संपादन उन्होंने किया, तो इसको ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह जिनका जन्म 1911 में और निधन 1993 ईस्वी में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध दूसरा सप्तक से। कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है कि शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक से जुड़े हुए थे, दूसरा सप्तक। और दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1951 ईस्वी में। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि शमशेर का संबंध दूसरा सप्तक से 1951 में। इनकी कविताओं के संग्रहों पर बात करें तो कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूं नहीं मैं 1975 में।
तो हमने क्रम को ध्यान में रखते हुए 4-4 का ग्रुप बनाया है ताकि आपको क्रमानुसार याद करने में दिक्कत ना हो। आप देख रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध दूसरा सप्तक से 1951 में, और उनकी पहली कविता संग्रह आ रही है यहाँ पर कुछ कविताएं सन 1959 में। तो जब मैं 1959 कर रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत एक और आ गया होगा कि उसी समय तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। तो इसको बस आपके दिमाग में कोष्टक के रूप में ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बाकी कोरिलेट करके मैं बार बार कहता हूं कि याद करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको सूत्र के रूप में याद नहीं करना पड़ेगा, दूसरी जगह आप टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, मतलब कि ये दोनों संग्रह एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। कुछ कविताएं के बाद उन्होंने लिखा कुछ और कविताएं, फिर उन्होंने लिखा कि चुका भी हूं नहीं मैं। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं चूक गया हूं, अब कविता के क्षेत्र में काम नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी बात नहीं, चुका भी हूं नहीं मैं। आगे देखते हैं। इतने पास अपने 1980 में इनका काव्य संकलन है। बात बोलेगी, आपने इस कविता को पढ़ा भी होगा, लगभग सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में है ये कि बात बोलेगी, ठीक है। इसके बाद काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 में। शमशेर नाम से इनकी कविताओं का संकलन आया 1971। तो ऊपर की 3 रचनाओं को ध्यान में रखें, इतने पास अपने 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988। अशोक वाजपेयी जिस तरीके से मुक्तिबोध की कविताओं का संकलन निकाला था प्रतिनिधि कविताओं के रूप में, वैसे शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं का संकलन निकाला राम नामवर सिंह ने 1990 ईस्वी में प्रतिनिधि कविताएं नाम से। तो इसको भी ध्यान में रखिए। आगे बात करें रघुवीर सहाय के ऊपर। रघुवीर सहाय जिनका जन्म 1929 में हुआ और निधन 1990 ईस्वी में। रघुवीर सहाय का भी संबंध दूसरा सप्तक से था। अभी इससे पहले हमने शमशेर बहादुर सिंह के बारे में बातचीत किया था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रघुवीर सहाय का भी संबंध दूसरा सप्तक से। परीक्षाओं में खूब सवाल पूछा जाता है। दूसरा सप्तक जब मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में 1951 छप गया। अब रघुवीर सहाय के हम काव्य संग्रहों पर चर्चा करते हैं। सीढ़ियों पर धूप में 1960 में प्रकाशित हुआ। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में। ये जितने भी रचनाओं का नाम दिया गया है, शीर्षकों का नाम दिया गया है, कविता संग्रहों का नाम दिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना क्रम है, रचनाओं का नाम है, प्रकाशन वर्ष है। प्राय सवाल पूछा जाता रहा है रघुवीर सहाय से। मैंने एक वीडियो लेक्चर में बताया भी कि किन किन कवियों, लेखकों, उपन्यासकारों, निबंधकारों को आपको ध्यान में रखना है, उसमें रघुवीर सहाय का नाम भी है। चाहे नेट का एग्जाम हो, प्रवक्ता का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, रघुवीर सहाय से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975। आगे उनकी और कुछ रचनाएं, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989। तो ये कविता संग्रह है, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। देखने से लग रहा है कि ये पत्र साहित्य के अंतर्गत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कविताओं का संकलन है। इसके बाद प्रतिनिधि कविताएं सुरेश शर्मा ने सन 1994 ईस्वी में रघुवीर सहाय पर निकाला। तो आपने देखा कि आज के वीडियो लेक्चर के जो आखिरी 3 कवि, उनकी प्रतिनिधि कविताएं अलग अलग आलोचकों ने संपादित की, और वर्तमान समय में तो सभी लेखकों पर लगभग प्रतिनिधि कहानियां और कविताएं तो प्रकाशित हो ही गई, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मेरी कोशिश थी कि आधुनिक कविता यात्रा के अंतर्गत जो 20 महत्वपूर्ण कवि थे, उनकी कविताएं थी, कविता संग्रह थे, और अन्य जो अनुदित कार्य थे, प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए, और परीक्षा के पहले इसको रिवीजन के तौर पर वीडियो को देखा जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसमें से लगभग 90% सवाल आपकी परीक्षाओं में आएंगे, किसी भी तरीके की परीक्षा। तो जिस तरीके से मेरी बातों को आप लोग सीरियसली लेते हैं, इस वीडियो लेक्चर को भी लेंगे। बाकी आप स्वतंत्र हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरे गाइडेंस को आप हमेशा ध्यान में रखते होंगे, उसी हिसाब से पढ़ाई करते होंगे। मुझे उसी दिन का इंतजार रहता है कि जब आप सफल हों तो एक छोटा सा कमेंट्स जरूर करके मुझे बताएं कि मेरी उसमें भूमिका क्या रही है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो लेक्चर बस समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।